मैं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास चर्चा में। चर्चा के तहत आज एक बार फिर हम सियासी विषय पर बात कर रहे हैं। क्या करें, इस देश में सियासत में सक्रिय नेता कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देते हैं कि हम चाहकर भी और विषयों को केंद्र में रखकर बातचीत कर नहीं पाते। बीच बीच में कोशिश होती है, लेकिन जो तमाम राजनीतिक गतिविधियां हैं वो देश में इस कदर चर्चित हो जाती हैं, जिसके चलते उन विषयों पर विस्तार से बात करना जरूरी हो जाता है। अभी भी ऐसा ही घटनाक्रम है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। राजस्थान से ये यात्रा गुजर रही थी। उनकी यात्रा में बढ़ चढ़कर कांग्रेस के और अन्य समुदाय के लोग भी हिस्सेदारी कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अलवर की एक सभा में शामिल हुए। उन्होंने तमाम बातें कही, पर उस बातचीत के दौरान ही उन्होंने एक टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कर दी। कांग्रेस का बखान करते करते उन्होंने ये बताने की चेष्टा की कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है, देश को आजादी दिलाई, देश के संदर्भ में क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी, आजादी के बाद इस देश को नए सिरे से गढ़ने का काम किया। पर इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि इन भाजपाइयों ने क्या किया, इनके यहाँ का तो कोई कुत्ता तक नहीं मरा आजादी के संदर्भ में। अब ये कहना था तो बवाल मच नहीं था, बवाल मचा हुआ था और बवाल संसद तक पहुंचा हुआ है। आज संसद की कार्रवाई इस बवाल की भेंट चढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को बेहद अशोभनीय करार दिया है, आपत्तिजनक करार दिया है। इस बात पर हैरत जताई है कि इतना अनुभवी राजनीतिक इतने गिरते हुए स्तर को लेकर बातचीत कैसे कर सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे के संदर्भ में पीयूष गोयल से लेकर किरण रिजिजू तक तमाम नेता लगातार माफी की मांग कर रहे हैं। वही खड़गे जी का कहना है कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो सही कहा है। हमारी बातचीत केवल खड़गे जी पर केंद्रित नहीं रहने वाली है। हम समझने की कोशिश ये करेंगे कि ये देश में वर्तमान में क्या नया दौर चल निकला है। आप अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए क्या जरूरी है कि दूसरे व्यक्ति को जितनी ज्यादा निंदित किया जा सके उतना ज्यादा उसके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करें। जिन लोगों को इस देश में रोल मॉडल समझा जाता था, उनकी छवि को भ्रष्ट करके ही आप अपनी छवि का निर्माण कर सकते हैं। क्या देश को नए सिरे से गढ़ने के लिए या आने वाली पीढ़ियों के बीच में अपने आप को लोकप्रिय साबित करने के लिए बेहद जरूरी हो गया है कि आप अपने पूर्वजों के संदर्भ में इस प्रकार के आपत्तिजनक बयानों का सहारा लें। बात केवल खड़गे जी के संदर्भ में नहीं है। इस देश में सियासत में दोनों ही प्रमुख पार्टी अर्थात भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मानो होड़ मची हुई है कि हम आपके पूर्ववर्ती नेताओं को किस तरीके से कटघरे में खड़ा करें। तथ्यों के संदर्भ में हेर फेर की भी अगर नौबत आए तो उसके से भी कोई परहेज नहीं है। केवल इसलिए नहीं है कि वर्तमान सियासत में अपने आप को प्रासंगिक रखना है और आने वाले समय में भी हमारी हुकूमत बनी रह जाए, इसके लिए आपको अपने पूर्वजों के संदर्भ में किए गए कार्यों के संदर्भ में कुछ शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर रहना पड़े, ये कोशिश है। आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो राहुल गांधी इस संकल्प के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकले हैं कि वह पूरे भारत को एक सूत्रता में पिरोएंगे। कैसे एक सूत्र में पिरो लेंगे जब इस देश की 20 करोड़ मतदाताओं का समर्थन हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस तरीके के मनोभाव सार्वजनिक किए जाएंगे, तो कैसे उम्मीद करें कि जुड़ जाएगा देश। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार है जो ये बताने की कोशिश करती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के लिए वह संकल्पित है और उसमें देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है, तो कैसे माने कि यह जो कोशिश है वो सबके साथ, सबके विकास और सबके प्रयास से हो रही। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। उनसे आपका परिचय कराएं और खड़गे जी को केंद्र में रखकर जो इस समय विवाद चल रहा है उसको माध्यम बना कुछ और बिंदुओं पर भी बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र महज एक लाइन में है लेकिन बड़ा कारगर है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडर इज टू डिफाइन रियलिटी, अर्थात एक नेता की पहली जिम्मेदारी वास्तविकता को परिभाषित करना है। मैक्स डेप्री के द्वारा यह बात कही गई, अर्थात एक नेता से उम्मीद की जाती है कि वह सत्य समाज के सम्मुख न केवल सामने रखेगा बल्कि स्थापित भी करेगा। क्या वर्तमान में जो हमारे तमाम नेता हैं सत्य को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को स्थापित करने के लिए सत्य के साथ खिलवाड़ करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं? इस बात को अपने जहन में रखते हैं और उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर डॉक्टर अजय उपाध्याय मौजूद है। साथ ही हमारे साथ
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी भी मौजूद हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को लेकर बात हो रही है तो जनसंघ और जनसंघ के साथ संघ की संबद्धता भी निशाने पर आ जाती है। इसलिए संघ विचारक के तौर पर डीके जैन साहब हमारे पास, और इन सब के बीच में तटस्थ राय देने के लिए देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अजय उपाध्याय से करेंगे, लेकिन उससे पहले दो बयान, एक खड़गे जी का और दूसरा खड़गे जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का। एक बार सुनते हैं ये बयान और सीधे रुख करते हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय की। आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो इसलिए दोस्तों, ये डेमोक्रेसी का हाल ये हो रहा। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इतना अभद्र भाषण दिया है अलवर में। जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगनी चाहिए, सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से। तो ये डॉक्टर अजय उपाध्याय जी दो बयान, खड़गे जी बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के संदर्भ में देश को लेकर जो योगदान है उसे तो बता ही रहे थे, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेकर ये जानना चाहते थे कि आपके घर में कोई कुत्ता भी देश के लिए मरा है क्या? जानना तो सबसे पहले ये चाहता हूं, इसी स्तर पर अब आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से बात करना चाहते हैं क्या? इसी के माध्यम से इस देश में संवाद की नई परंपरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गढ़ना चाहती है? और दूसरा आपसे जानना चाहता हूं कि आपके माननीय अध्यक्ष कह क्या रहे हैं? क्या जिस समय देश की आजादी का आंदोलन था उस समय भारतीय जनता पार्टी या उससे पूर्ववर्ती जनसंघ अस्तित्व में था? जनसंघ नाम की जो संस्था है, जो राजनीतिक दल है, वह आजादी के बाद अस्तित्व में आई। किसके नेतृत्व में आई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में आई। खड़गे जी जानना चाहते हैं कि क्या कोई कुत्ता भी मरा? कुत्ते की बात छोड़िए माननीय अजय उपाध्याय जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपनी स्थापना के साल भर के भीतर इस कश्मीर के संदर्भ में अपने विचार के लिए प्राण देने का काम किया था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 70 साल तक नारे लगाने का अधिकार रही कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। क्या इतिहास कांग्रेस और खड़गे जी ने नहीं पढ़ा? और आपसे जानना चाहूंगा कि इस बयान को किस आधार पर जायज ठहराने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? अजय पटेल जी। डॉक्टर साहब, 3 प्रश्न किया है। पहले तो खड़गे साहब ने जो भी बात रखी है एक पब्लिक रैली में, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के इतिहास, भूगोल, कांग्रेस पार्टी के बलिदान, कांग्रेस पार्टी के त्याग को बताया, जिसको बार बार प्रश्न चिन्ह के दायरे में वो लोग लाते हैं जिन लोगों ने देश के लिए सच में कोई कुर्बानी नहीं दी, बल्कि जब भी स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई चल रही थी, सबको पता है भारत जोड़ो आज यात्रा चल रही है। कभी भारत छोड़ो जो संघर्ष था देश में, गांधी जी ने जब नारा दिया था, आइए नहीं, आजाद हिंद फौज जिस तरह से नेताजी उधर से आक्रमणकारी एक तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण कर रहे थे कि देश को स्वतंत्रता दिलाई जाए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सारे सीनियर लीडर्स, पंडित नेहरू से लेकर सरदार पटेल और जितने भी थे, छोटे कांग्रेस के वर्कर हो या बड़े नेता हो, सब कहीं न कहीं आंदोलन की लड़ाई में अपनी भूमिका निभा रहे थे और सबको जोड़ने का काम कर रहे थे। तो आरएसएस क्या कर रही थी? आरएसएस के बजाबते सीनियर शीर्षस्थ उसके प्रमुख मुखिया ने क्या कहा था कि देश के युवाओं को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, युवाओं को अंग्रेजी फौज में भर्ती होना चाहिए। किसके विरुद्ध? आजाद हिंद फौज उस समय लड़ रही थी अंग्रेजों से। इसके बाद मुझे क्या कहना चाहिए?
जहां तक नफरत के माहौल में जिस तरह अंग्रेज बांटो और राज करो की नीति में चलने का प्रयास किया, उसमें हिंदू महासभा, सावरकर साहब उसमें जो थे, उनके जो अनुयायी थे, उन लोगों ने क्या किया? ठीक है, पिछले डिबेट में आपने एक बड़ा अच्छा तथ्य रहस्योद्घाटित किया है कि आरएसएस और सावरकर साहब में नहीं पड़ता था, लेकिन आजकल तो आरएसएस के जितने लोग हैं, ये अब डीके जैन साहब से या सांसद साहब से पूछिएगा तो ये कहेंगे सावरकर इनके सबसे बड़े आइडियोलॉग हैं। आजकल तो पूरे देश में यही दिख रहा है। तो सावरकर साहब ने भी क्या किया? माफी मांगी कि नहीं? अब आप कहते हो देश में जिन लोगों ने माफी मांगी वो आज कहें हमसे कि हम माफी मांगे, किस बात के लिए माफी मांगे? हम एक अच्छे उद्देश्य के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उस पर बार बार आप अनाप शनाप बोलते हैं, प्रहार करते हैं, कहते हैं कि देशद्रोही लोग हैं, हजारों की संख्या में जो लोग चल रहे हैं उनके भावना को आहत करते हैं। जिन लोगों ने, जिनका परिवार, दो परिवार के सदस्य, दादी और फादर, क्या ऐसा संभव है जो देश के इस स्तर पर रह करके उन लोगों ने जान दी? किसको नहीं पता? उस राहुल गांधी को आप क्या क्या नहीं रोज टन से गाली देते हैं, सुबह शाम। नेहरू जी जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश को बनाया, आज देश की आधारभूत संरचना की स्थापना की, जिस पर यह देश का बुनियाद कहीं ना कहीं टिका और बुनियाद के कारण आज देश यहाँ है, उनको रोज आप लोग पानी पी पी के गाली देते हैं। ये क्या है? ये क्या कहना चाहते हैं? जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ा, जो उनके, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई की विचारधारा को आगे लेकर के लोकतंत्र की स्थापना के लिए मजबूती से काम किया, उनको आप गाली दे रहे हैं। और जिन लोगों ने विरोध किया, उनके घर से एक परिवार का मेंबर तो छोड़िए, एक पालतू सबसे प्यारा जानवर कुत्ता होता है, शायद वही लग गया होता, उसी की जान चली गई होती, वो भी नहीं गया। छोड़ दीजिए किसी बात की, इस पर भी प्रश्न करने पर लोगों को दिक्कत हो रही है। इतना दर्द क्यों हो रहा है? सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकारना चाहिए और ईमानदारी से राजनीतिक विमर्श को राजनीतिक विमर्श की दायरे ले जाना चाहिए। 10 सेकंड और देकर के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अब बात आता है भाषा की मर्यादा का। एकदम सही बात है, भाषा की मर्यादा और राजनीतिक संस्कृति का ह्रास हुआ है और भाषा की मर्यादा सबको ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन देखिए ना, जेपी नड्डा साहब अभी 20 सितंबर 2022 अभी उन्होंने क्या कहा है भारत कांग्रेस पार्टी के लिए, जो इतनी बड़ी पार्टी, विपक्षी आपकी पार्टी है, ये इंडियन नेशनल पार्टी नहीं है, ये विदेशी पार्टी है। अमित शाह जी बार बार सोनिया गांधी जी के लिए क्या कहते हैं? जिनके परिवार के दो लोग आतंकवादी घटना से मारे गए, उन पर आपके ऐसे शब्द बोलते हैं, शब्द आपके चैनल पे नहीं बोल सकता। अभी मोदी जी की बात, बस 3 उदाहरण जल्दी से देता हूं। 19 फरवरी 2022 की बात कर रहा हूं, संसद में उन्होंने क्या कहा कांग्रेस पार्टी के लिए? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, दीमक की तरह देश को ये खा रही है। ये प्रधानमंत्री जी का भाषा है। उसके बाद विदेशी धरती पर जाकर उन्होंने, पहला प्रधानमंत्री देश के होंगे जो अपने देश के किसी विपक्षी पार्टी के लिए विदेशी धरती पर जाकर के जिस भाषा का उपयोग किया उसको मैं नहीं बोल सकता। कांग्रेस एक पापी पार्टी है, समानार्थी शब्द हो सकता है, आप ही इसका उपयोग कीजिए, मैं नहीं करूं। तो अजय उपाध्याय जी के पास में अपनी शिकायतें हैं। वो मानते हैं कि भाषा के स्तर पर कहीं ना कहीं गिरावट आई है, लेकिन वो साथ ही ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्षस्थ नेता भी हमारे संदर्भ में किस प्रकार की भावना और उसके लिए किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। तो अपने गिरेबान में तो इनसे ढाका नहीं जाता और हमारे अध्यक्ष ने कुछ बोल दिया तो उसके लिए बतंगड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा अजय उपाध्याय जी, और उसके बाद में सीधे डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी के पास आऊंगा। जानना ये चाहता हूं कि आपके माननीय अध्यक्ष ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया देश के लिए। तो ये देश का मूर्खों का समूह है जो तकरीबन 22 करोड़ मतदाता इस भारतीय जनता पार्टी में भरोसा देखते हैं। इस देश का भविष्य लगातार 2-2 बार स्पष्ट जनादेश के साथ सौंपते हैं। क्या वाकई इस पार्टी का कोई योगदान इस देश के संदर्भ में नहीं है, इस देश के निर्माण के संदर्भ में नहीं है, इस देश की आगे बढ़ाने के संदर्भ में कोई भूमिका नहीं है? मूर्खों का देश है क्या ये, जिसने इसके बावजूद भी ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे नेताओं पर इस कदर जनादेश व्यक्त किया हुआ है? इस पर थोड़ा नजरिया रखें। बहुत अच्छा प्रश्न किया डॉक्टर साहब, और मैं कभी नहीं कहूंगा कि जो इस पार्टी को 48 साल 50 साल तक शासन में रखा हमारे पूर्वजों ने, अभी वाले जनरेशन के पहले वाले जनरेशन ने, लगातार इतने वर्षों तक हमने शासन किया, तो वो लोग मूर्ख थे? वो लोग मूर्ख नहीं थे। यदि मैं आज के लोगों को मूर्ख कहूंगा तो पुराने लोगों को भी मूर्ख नहीं कहूंगा, जो ये लोग कहना चाहते हैं। मैं लोकतंत्र के परिधि को लांघना नहीं चाहता। लोकतंत्र की अपनी एक सोच है, अपनी एक मर्यादा है, और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का परिणाम है कि जो पार्टी 1984 में बनती है 2 सीट में है, आज 302 सीट में है, 300 सीट पे है, और ये अच्छी बात है लोकतंत्र की। इसमें हम कहाँ प्रश्न करते हैं? प्रश्न तो वो लोग करते हैं जो
भारत की इतनी पुरानी पार्टी को राष्ट्र विरोधी पार्टी, पाकिस्तानी पार्टी, इटली पार्टी, चाइनीज पार्टी कहते हैं। जो बोलते हैं, क्या उनको ये भाषा नहीं समझ में आती कि इस देश में क्या भाषा होनी चाहिए, भाषा की क्या मर्यादा होनी चाहिए? आप मेरे सवाल पर रह नहीं रहे। आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का शायद भाषण नहीं सुना। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुत्ते के संदर्भ में तुलना की केवल इतना विषय नहीं है, उन्होंने साथ ही ये बताना चाहा कि इस देश के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, क्या आप उसके साथ हैं? वाकई भारतीय जनता पार्टी की इस देश के संदर्भ में कोई भूमिका नहीं है? उन्होंने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जिन लोगों ने प्रश्न किया है स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाहियों पर, पंडित नेहरू पर, गांधी परिवार पर या पुराने कांग्रेस के लोगों पर, उनसे वो प्रश्न कर रहे हैं कि जरा वो बताएं कि उनके लोगों ने, पूर्वजों ने, जो उस समय थे, जो उनके आइडियोलॉग हैं, जिनका आज उत्तराधिकारी अपने को मानते हैं। भाजपा तो 82 में 80 में गठित हुई है, लेकिन जो उनके पूर्वज थे आरएसएस ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था कि नहीं, पूरा देश जानता है। असहयोग आंदोलन में कितना सहयोग किया था सबको पता है, कितने लोग उसमें शहीद हुए, कितने लोग जेल गए, ये भी सबको पता है। इनके 2-3 नेता हैं, देखिए। अब सही की बात क्या है डॉक्टर अजोपाध्याय, दिक्कत यह है कि आप भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर बताना चाहते हैं कि उस समय पे अंग्रेजों की मदद की थी। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो प्रथम विश्व युद्ध के समय पे महात्मा गांधी ने भी जो है अंग्रेजों की मदद करनी चाहिए थी और उम्मीद की थी कि अंग्रेजों की मदद करके वह इस देश को आजादी दिला लेंगे। धोखा खाए महात्मा गांधी, ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो अंग्रेजों की मदद के संदर्भ में कांग्रेसियों के स्तर पर भी इतिहास लंबा चौड़ा है डॉक्टर अजोपाध्याय। समय काल परिस्थिति के आधार पर यह तय किया जाता है कि क्या कदम सही रहा, क्या कदम गलत रहा। महात्मा गांधी की उस कोशिश को इतिहास के पन्नों में अनुचित नहीं करार दिया गया, क्योंकि यह भरोसा रहा कि महात्मा गांधी ने उसमें भी इस देश का भला चाहा था। अंग्रेजों की सद्भावना के माध्यम से कोशिश की होंगी कि देश को आजादी मिल जाए। जब वह प्रयास असफल रहा तो वह असहयोग आंदोलन के रूप में अपनी नाराजगी को उन्होंने व्यक्त भी किया। बहरहाल हम चर्चा को वर्तमान संदर्भ में रखते हैं और सीधे चिंतामणि मालवीय जी के पास आते हैं। वो चिंतामणि जी से जानना चाहते हैं, भाई इतना बौखला क्यों रहे चिंतामणि जी? आप क्या कह दिया खड़गे जी ने? खड़गे जी ने कोई बयान दिया, उन्होंने ये जानना चाहा भाई आपने क्या योगदान दिया। जब से उन्होंने बयान दिया है तब से मैं फेहरिस्त का इंतजार कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम गुणी नेता एक लंबी चौड़ी सूची निकालेंगे और हमको और देश को बताने की कोशिश करेंगे। भाई वो पूछ रहे हैं कि कुत्ता तक आपके यहाँ का नहीं मरा, ये देखो कितने लोगों ने कुर्बानी दी है। ये तो कहीं सूची मिली नहीं। संसद में आपका बहुमत है, संख्या आपकी जबरदस्त है, तो वहां हंगामा मचा के तूफान उठा रहे हैं, माफी मांगिए, माफी मांगिए, माफी मांगिए। किस बात की माफी मांगे? अगर इस आधार पर माफी मांगी जाएगी तो संसद तो चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपके नेता इस देश को आजादी दिलाने वाले महानायकों के संदर्भ में जैसे बयान पिछले कुछ समय से देते आ रहे हैं, तो संसद का समय खत्म हो जाए चिंतामणि जी। तो थोड़ा बताइए तो सही, खड़गे जी ने क्या दिया ऐसा? और कह दिया अगर कुछ आपत्तिजनक तो अपनी सूची तो सार्वजनिक कीजिए, उनके संदर्भ में घटनाक्रम तो देश के सम्मुख लाइए। क्यों बच रहे हैं आप इस सवाल का सामना करने से? देखिए, दो चीज है। एक तो ये है कि कांग्रेस जो है लगातार सिमट रही है, लगातार पराजित हो रही है, तो कांग्रेस अपशब्दों पर आ गई है और ये अपशब्द एक परंपरा बन गए हैं, जिसका पुरस्कार कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपशब्द बोलने वालों को लगातार देता है। और इसलिए वहां इस बात के लिए होड़ मची है कि कौन ज्यादा से ज्यादा हल्के शब्दों का उपयोग कर सकता है, कौन इस तरह की बात कर सकता है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का जो लगातार हार के साथ ही ये इस तरह की बातें करके, क्योंकि इसके पास मुद्दा विहीन था, कुछ कहने को पार्टी के पास कुछ है नहीं, और इनको ऐसा लगता है कि सत्ता केवल हम ही संभाल सकते हैं। और दूसरी बात जो मैं बार बार देखता हूं कि कांग्रेस ऐसा प्रतिस्थापित करने की कोशिश करती है, और 70 साल से ये किया है कि आजादी दिलाने का मतलब है केवल कांग्रेस। तो जो अन्य हमारे क्रांतिकारी थे, जो अंग्रेजों से लड़ने का जिन्होंने काम किया, उन सबको दबाने का काम किया, उन सब पे राख डालने का काम किया, उनको छुपाने का काम किया, उन्हें आवरित करने का काम किया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस उन लोगों से डरती है, तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जनता में आज भी ये भ्रम रहना चाहिए कि आजादी केवल कांग्रेस ने दिलाई और देशभक्त केवल कांग्रेस के लोग हैं। तो ये जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये अब टूट रहा है। अभी जो आजादी का 75 वर्ष मनाया, अमृत महोत्सव मनाया, और इसमें स्थान स्थान पर क्रांतिकारियों का और आजादी के लिए लड़ने वाले जो अनसीन लोग थे, जिनकी समाधि पर ना दीप जले ना फूल चढ़े, ऐसे लोगों का जब सम्मान स्थान स्थान पर पूरे देश में किया, तो कांग्रेस को लगा कि भाई हमारा सबसे मजबूत आधार ये खिसक रहा है।
और इसलिए इस तरह की बातें करने बेबात की बात है कि आप कहां थे भाई, जो था ही नहीं अस्तित्व में वो कैसे बलिदान देने जाएगा। और जहां तक संघ का विषय है, यहाँ पर जैन साहब बैठे हैं, ये उनका विषय, लेकिन जहां तक संघ का विषय, संघ सामाजिक संगठन है और प्रारंभ से ही उन्होंने तय किया था कि जब तक हमारा विस्तार नहीं होता तब तक स्वयंसेवक सब कुछ करेगा, संघ कुछ नहीं करेगा। तो संघ से ही अपेक्षा। तो आप झूठ बोल रहे हैं अजय उपाध्याय जी के हमने संघ ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। ऐसा इतिहास के पन्नों में कहीं नहीं है कि संघ ने विरोध किया हो, भारत मत छोड़ो, अंग्रेजों आप देश में ही रहो, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो कुल करके ये भ्रमित बातें बार बार करते हैं कि सावरकर जी ने जो है माफी मांगी, तो उनके अपने परिप्रेक्ष्य है, उनकी अपनी जो पीठिकाएं हैं, उन पीठिकाओं में ये बात तो देखना पड़ेगी। बार बार बात करते हैं कि इन्होंने जो है सैनिक भर्ती करवाए। भाई उस समय की परिस्थितियां देखना पड़ेगी कि 50% सेना में पंजाबी मुसलमान थे और हिंदुओं की संख्या बहुत नगण्य थी, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हिंदू सेना में ज्यादा से ज्यादा चले जाए, वो उस समय की परिस्थितियां थी। आप कंटिन्यू करिए। मुझे चिंतामणि जी के पास मैं वापस लौट कर आऊंगा, उनका थोड़े स्वास्थ्य में दिक्कत है, हालांकि मेरे सवालों से भी दिक्कत है। मैं जानना चाहता था, एक सूची तो बताइए ना, नाराज क्यों हो रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा बवाल संसद में कर रहे हैं। भाषण एक राजनीतिक सभा में दिया गया, संसद में हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन इस विषय से सरोकार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का भी है। दरअसल कांग्रेस के नेता जब भारतीय जनता पार्टी में आरोप लगाते हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी सामने होती है और पीछे में निशाना संघ होता है। डीके जैन साहब हमारे साथ संघ के संदर्भ में पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और जैन साहब, आपसे जानना चाहते हैं, देश की आजादी के दौरान, संघर्ष के दौरान संघ की भूमिका के संदर्भ में थोड़ा आपके माध्यम से रोशनी मिले, ये स्पष्ट तो हो कि संघ किस भूमिका के तहत सक्रिय था उस समय। देखिए, संघ के संस्थापक जो थे डॉक्टर हेडगेवार साहब, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, और भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। ये आरोप लगाना कि भाजपा या संघ ने कोई बलिदान नहीं दिया, कोई सहयोग नहीं किया, स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये कांग्रेस का एक झूठा प्रचार है। कांग्रेस चाहती है कि वो हमेशा सत्ता में बनी रहे। ये इनके इन प्रकारेण सत्ता में बने रहने के लिए एक परिवार को महिमा मंडित करना, उसके बलिदान को महिमा मंडित करना, और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करना, उनको एक तरह से हाशिए पर डालकर उनको इस देश के नई पीढ़ी के साथ उनका परिचय नहीं होने देना, ये कांग्रेस का हमेशा से प्रयास रहा है। कांग्रेस चाहती है कि अगर उन्होंने 10-20 साल कोई स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग किया है, तो इसके बदले में कितनी पीढ़ियों तक उन्होंने राज किया है। 3 पीढ़ी तक उन्होंने सत्ता का सुख भोगा स्वतंत्र भारत के अंदर, और इस देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कांग्रेस ने। जो देश हमसे बाद में आजाद हुए, जो भारत देश से बाद में स्वतंत्र हुए 2 देश, वो आज हमसे कहीं मीलों आगे बढ़ गए, लेकिन भारत उतना प्रगति नहीं कर पाया। और आज जब एक प्रगतिशील प्रधानमंत्री और एक प्रगतिशील पार्टी नव भारत के निर्माण में लगी हुई है, तो कांग्रेस को इस बात की बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वो चाहती है कि सत्ता में बने रहने का हक उन्हीं को है, बाकी आने वाली पीढ़ी का योगदान कुछ भी नहीं है, आने वाली पीढ़ी को सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है। ये कांग्रेस की सोच है, और कुत्ते जैसे शब्द का इस्तेमाल करके कांग्रेस के अध्यक्ष ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का घोर अपमान किया है। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने शब्द वापस ले और क्षमा मांगे इस देश से। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए इस प्रकार के शब्द का उपयोग करना किसी पार्टी के अध्यक्ष के लिए कहीं से भी शोभा नहीं देता है। जैसा एक बार बताया, 2-3 सवाल है। ये तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कुत्ते के संदर्भ में उल्लेख किया जाना आपको इतना आपत्तिजनक लग गया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, उनके संदर्भ में जर्सी गाय शब्द का इस्तेमाल किया था, उसके कितने समर्थन में आप, उसके संदर्भ में आपने कभी भाजपा के शीर्ष नेताओं से माफी की कभी कोई मांग की थी? हमें सुनाई नहीं दी। क्या इस कार्यक्रम में आप मांग करेंगे कि हाँ खड़गे जी माफी मांगे, और जिन्होंने जर्सी गाय बोला था उनसे भी माफी की मांग आप करते? एक सवाल। दूसरा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने दोनों का उल्लेख किया, एक माननीय हेडगेवार जी का उल्लेख किया, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उल्लेख किया। हेडगेवार जी का पुराना इतिहास बताता है कि वह पुराने कांग्रेसी थे,
क्या एक कांग्रेसी के तौर पर आजादी के आंदोलन में किए गए उनके योगदान को आप मान्य करते हैं, तो कांग्रेस के योगदान को भी क्या आप मान्य करते हैं? उसी प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी आजादी से पहले भूमिका संघ के कार्यकर्ता के तौर पर नहीं बल्कि हिंदू महासभा के प्रखर नेता के तौर पर। सवाल उठ रहा है संघ के संदर्भ में। संघ अर्थात वो संस्था जो 1925 में अस्तित्व में आई। संघ और देश की आजादी का संघर्ष 22 साल का साथ रहा, 1925 से लेकर 1947 तक। आप जैसा विद्वान व्यक्तित्व हमारे साथ में, क्या आप एक सूची भी साझा करने की स्थिति में नहीं है कि क्या बात करती है कांग्रेस, क्या बात करते हैं खड़गे जी? ये देखिए एक लंबी फहरिस्त हमारे पास है जिसके अंतर्गत संघ देश के संदर्भ में आजादी के आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभा रहा था। और तीसरी बात आपसे आखिरी ये जानना चाहूंगा कि वो कौन से नाम है आजादी के आंदोलन के जिनको आपकी सरकार के माध्यम से पहचान मिली? इससे पहले देश जानता नहीं था कि ये भी आजादी के आंदोलन के संदर्भ में आएगा। क्या खुदीराम बोस को हम नहीं जानते थे? क्या भगत सिंह के संदर्भ में देश की पीढ़ियां परिचित नहीं थी? क्या चंद्रशेखर आजाद के नाम से हम लोग वाकिफ नहीं थे? ऐसे कौन से नाम आपने खोज के दे दिए इस देश को पिछले 8 साल में, जिसके संदर्भ में आप बता रहे हैं कि कांग्रेस ने सुनिश्चित तरीके से लोगों को दबा के रखा था? थोड़ा रोशनी मिले जैसा आप जैसे विद्वान व्यक्ति। ये सवाल आपका मुझसे है भाई साहब? बिल्कुल आपसे थे जैन साहब, मेरे पास और कोई व्यक्ति है ही नहीं जो इन सवालों का सही उत्तर दे सके। देखिए बात ये है कि मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम के समय में कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी, एक प्लेटफॉर्म था। कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म था जहां जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर देशभक्त आदमी अंग्रेजों को भारत से दूर करना चाहता था, देश की आजादी के लिए प्रयास करता था। अगर कांग्रेस उन समस्त लोगों को अपनी पार्टी का सदस्य बनाती है तो ये कांग्रेस की गलत सूचना है और ये उनकी एक गलत धारणा है जो इस देश के लिए वो उपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस उस समय अकेली कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं थी जिसने देश की स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया हो या प्रयास किया हो। हर वो देशभक्त, चाहे वो किसान रहा हो, चाहे नौजवान रहा हो, चाहे व्यापारी रहा हो, हर आदमी ने अपने तौर पर अपने स्तर पर देश की स्वाधीनता के लिए प्रयास किए और वो किसी भी विचारधारा का, किसी भी पार्टी का रहा हो, चाहे भगत सिंह जी रहे हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हो, चाहे वीर सावरकर रहे हो, सबने देश की आजादी के लिए प्रयास किए और उन सबको कांग्रेस पार्टी का मेंबर कह देना या कांग्रेस का सदस्य कह देना ये गलत धारणा है जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैलाई जा रही है। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने कि आप कहीं ना कहीं उलझ गए। एक तो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद को कांग्रेस का सदस्य नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात यह कि आपने बड़ी अच्छी बात कही और खासतौर पर मेरे साथ चिंतामणि मालवी जी हैं, उनकी ज्ञानवर्धन के लिहाज से तो बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आपने ये कहा कि आजादी के पहले कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म थी जिसमें आजादी के आंदोलन के संदर्भ में तमाम लोग जुड़कर अपनी भूमिका निभाते थे। तीसरी बात आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस ने कभी ये कहा है कि आजादी केवल और केवल कांग्रेस के प्रयासों से मिली? क्या कांग्रेस के द्वारा कभी भी ये क्लेम किया गया? ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। आप बता रहे कि और लोगों का भी योगदान है, तो कांग्रेस ने तो कभी इनकार नहीं किया। कांग्रेस का सवाल केवल इतना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, पूर्ववर्ती जनसंघ या उनकी पैतृक संस्था अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश की आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका निभाई? आप जैसा विद्वान व्यक्ति मौजूद है तो आपसे जानना चाहा कि क्या संघ के द्वारा देश की आजादी के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण आंदोलन या कार्यक्रम किए गए थे जिसकी जानकारी आप यहाँ साझा करना चाहें, ताकि देश को पता तो चल सके कि जिस संघ ने आजादी के बाद के तो संघ के प्रकल्पों के हम सब साथी हैं, जो काम देश के संदर्भ में जितनी भावना के साथ करता आ रहा है संघ, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, मैं इस कार्यक्रम में खुले तौर पर कह रहा हूं, वो कम। देखिए आजादी से पूर्व के संदर्भ में सवाल है और वो सवाल आप लोगों के द्वारा ही पैदा किया गया क्योंकि आप कांग्रेस को सवालों को घेरे में लाना चाहते हैं, तो आपको इसका जवाब देना चाहिए। क्या आजादी के आंदोलन में संघ, जनसंघ के तमाम स्थापित नेता या भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कोई भूमिका, तो उसके संदर्भ में रोशनी? निश्चित रूप से थी। देखिए जिस संगठन का मूल मंत्र ही देशभक्ति है, जिस संगठन का मूल उपदेश ही राष्ट्र सेवा है या देश के प्रति सर्वस्त्र न्योछावर कर देने की भावना जिस संगठन की मूल भावना है, जिसकी प्रार्थना का आशय यही है कि इस देश के लिए मैं अपना सर्वस्त्र बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर हूं, उन स्वयंसेवकों को, उस संगठन के स्वयंसेवकों को आप आजादी के मूवमेंट से दूर कैसे कर सकते हैं?
मैं निश्चित रूप से आपसे ये कह सकता हूँ कि उस समय संघ 1925 की स्थापना से लेकर के संघ के जितने भी स्वयंसेवक जहां भी रहे होंगे, जिस स्थान पर भी रहे होंगे, उन्होंने अपने स्तर पर देश की आजादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए। तो जैसा तर्क को इस रूप में ग्रहण कीजिए कि भाई संघ के द्वारा स्वयं तो कोई कार्यक्रम आजादी के आंदोलन के संदर्भ में नहीं किया गया, पर जो भी स्वयंसेवक जो संघ से जुड़े हुए थे उन्होंने अपने अपने स्तर पर आजादी के आंदोलन में भूमिका निभाई। हम उनके स्तर को ही स्वीकार करें और चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में रमेश शर्मा जी से जानने के लिए मेरे पास कुछ और सवाल है। मैं जानना ये चाहता हूँ रमेश शर्मा जी, क्या आपका हृदय व्यथित नहीं होता इस बात से, क्या आपका मन क्लांत नहीं होता इस बात से कि हमारे देश में एक नई परंपरा चल रही है, वर्तमान की राजनीति में अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, अपनी पार्टी को भविष्य के लिए संभावनाशील बनाए रखने के लिए अपने ही मूर्तियों के भंजन का एक नया दौर चालू हुआ है। कैसे हम अपने पूर्वजों को गाली दें, कैसे हम उन्हें कटघरे में रखें और इसके माध्यम से अपने वर्तमान को महान बताएं। क्या इस होड़ा होड़ी को लेकर आपका मन नहीं दुखता रमेश? देखिए, निश्चित रूप से आपने जो बात कही है मैं उससे 100% सहमत हूँ। मोटे तौर पर जो लोग श्रेष्ठ पदों पर हैं या श्रेष्ठ सम्मान जिनको प्राप्त हुआ है, या जो राजन्य लोग हैं श्रेष्ठ पदों पर, उनको अपना आचरण, अपनी भाषा शैली ऐसी रखना चाहिए ताकि उनके कार्यकर्ता उसका अनुसरण अच्छे से कर सके। एक बात हुई। दूसरी बात, भाषा का संयम कौन तोड़ता है? भाषा का संयम हमेशा तमोगुण जो होता है वो तोड़ता है। तमोगुण आसुरी प्रवृत्ति का है। सारा काम मैंने किया, ये बात अगर आप देखेंगे तो ये कंस के मुंह से सुनी जा सकती है, दुर्योधन के मुंह से सुनी जा सकती है, रावण के मुंह से सुनी जा सकती है, राम के मुंह से, युधिष्ठिर के मुंह से, कृष्ण के मुंह से इस तरह की भाषा नहीं सुनी जा सकती। श्रेय सदैव दूसरे को दिया जाना चाहिए, ये ठीक है। ये अभी जो दिनेश जी ने कहा कि कांग्रेस प्लेटफॉर्म थी, मैं इसका बात का समर्थन करता हूं। कांग्रेस प्लेटफॉर्म थी। उस वक्त जितने लोग भी आजादी के आंदोलन में आए वो कांग्रेस के बैनर पर आए। मैं दो उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी 2-3 दिन बाद, शायद 22 दिसंबर को कनक लता का जन्मदिन पड़ रहा है। वो 17-18 साल की थी, जो भारत छोड़ो आंदोलन में जिसका बलिदान हुआ, झंडे को लेकर के थाने, वो कांग्रेस की सदस्य नहीं थी। ये सुनीति घोष, शांति घोष, जिन्होंने 16-17 दिसंबर इसी महीने की बात है, एक अंग्रेज गवर्नर को गोली मारी थी स्कूल, मतलब एक कॉलेज के समारोह में, वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थी। डॉक्टर हेडगेवार 2 बार जेल गए हैं। एक बार वो जेल गए हैं जब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नहीं थी, और दोबारा जब वो जेल गए हैं तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बन चुका था। एक जंगल सत्याग्रह था और एक असहयोग आंदोलन था। अटल बिहारी वाजपेयी 16 साल के थे। भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे छोटी उम्र के ग्वालियर में गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति थे। कुशाभाऊ ठाकरे के पिताजी सुंदरराव ठाकरे, वो स्वदेशी आंदोलन में पूना में गिरफ्तार हुए हैं। खुद कुशाभाऊ ठाकरे का एडमिशन, पता नहीं ये इनको चिंतामणि मालवीय को पता भी है कि नहीं है, कुशाभाऊ ठाकरे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के छात्र थे। उन्होंने ग्वालियर में वो जो यूनियन जैक लगता था उसको निकाल करके जांघिया बना लिया था, तो उनका वहां से उनको निकाला गया। तो कुल मिलाकर जबलपुर में जो 17 वर्ष का लड़का भारत छोड़ो आंदोलन में गोली का शिकार हुआ, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था, शाखा से सीधा का सीधा जा रहा था। तो कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म थी। जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि 1921 से पहले की कांग्रेस और 1921 के बाद की कांग्रेस, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। होम रूल आंदोलन अगर 1916 में हुआ है, वो स्वतंत्रता के लिए नहीं था, अंग्रेजी शासन के भीतर स्वायत्तता के लिए था। और जो गरम दल और नरम दल दो भाग रहे हैं, जिसमें लोकमान्य तिलक को कह सकते हैं आप, ये जो लोग जिसको गरम दल कहा गया, ये पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते थे। लेकिन जो दूसरा नरम दल जिनको कहा गया, जिसमें गोखले थे, जिसमें गोखले थे, लाल बाल पाल बिल्कुल आक्रामक तौर पर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए संकल्पित थे। इसके अलावा ये 2 बात और कहना चाहता हूँ। ये ठीक है कि कांग्रेस एक बड़ा प्लेटफॉर्म था, लेकिन आजादी के लिए श्रेय अकेले कांग्रेस का नहीं है। सन्यासी विद्रोह कांग्रेस की स्थापना से पहले हुआ है। टांटिया भील है, या वो जो ये जो टांटिया भील या बिरसा मुंडा है, ये आंदोलन कांग्रेस से अलग हुए हैं। तो ये जो वंदे मातरम कांग्रेस की स्थापना से पहले हो गया है, 1857 पहले हो गया है। अब फिर भगत सिंह का आपने नाम लिया, आजाद हिंद फौज को भी देख लीजिए। तो स्वतंत्रता आंदोलन में सबका योगदान रहा है।
तो उसमें कोई एक व्यक्ति अगर श्रेय ले कि सारा मैं हूं, ये बात ठीक नहीं है। फिर एक और बात है, 47 के पहले किस व्यक्ति ने क्या सोच करके क्या निर्णय लिया, उस जैसे एक उदाहरण के लिए देना चाहता हूं। आज हम उस पर आलोचना कर सकते हैं कि क्यों खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में जोड़ लिया, लेकिन उस समय की परिस्थिति के लिए संभवतः गांधी जी ने सही समझा होगा। आर्य समाज के कितने लोग हैं, महात्मा हंसराज को देख लीजिए, स्वामी श्रद्धानंद को देख लीजिए, ये सारे के सारे लोग जेल गए हैं। तो कहने का मतलब ये है, उस वक्त का माहौल ऐसा था, सब लोग अंग्रेजों से मुक्त कराना चाहते थे। कांग्रेस के श्रेय को कोई नकारता नहीं है, लेकिन सारा श्रेय कांग्रेस को नहीं है, इस बात को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो फिर हम जिस संस्कृति में लेते हैं, हम 33 कोटि देवताओं वाले लोग हैं, हम राहु केतु को भी प्रणाम करने वाले लोग हैं। जब हवन आप घर में करेंगे तो उनके लिए भी आहुति डाली जाती है। अब अगर किसी व्यक्ति ने किस संदर्भ में क्या चिट्ठी क्या लिख करके दी है, तो ये जो है सावरकर जी को जिस तरीके से आप अगर सेलुलर जेल जाकर के देखेंगे, मैंने जाकर के देखा है, सेलुलर जेल में उनका भाई भी बंद था, दोनों को पता नहीं था कि कौन कहां पर है। तो जो यातनाएं उनको दी गई हैं, उन यातनाओं के लिए उनको नमन किया जाना चाहिए। कोई किसी भी के रूप में है, ठीक है, एक निर्णय किसी का ऐसा हुआ है, जैसे गांधी जी का एक निर्णय, गांधी जी का एक निर्णय मान करके चलिए खिलाफत आंदोलन का, या थोड़ी देर के लिए मैं इंदिरा जी की बहुत प्रशंसा करता हूं। मैं रोकता हूँ, थोड़ा उलझ रहे हैं, बहुत परेशान हो गए खड़गे जी के एक बयान को लेकर, और कांग्रेस के संदर्भ में बयानों की पिछले दिनों से झड़ी लगी हुई है। मैंने सवाल किया था कि सोनिया गांधी को जर्सी गाय कह के बुला दिया गया, वो इतना ही आपत्तिजनक था कि नहीं था, या उसके संदर्भ में आपको लगता है नहीं वो तो ठीक था, इतना बोलने में क्या जाता है, ये बड़ा गलत बोल दिया, थोड़ा इस पे भी तो बोलिए ना रमेश शर्मा। हाँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, दोनों ही दृष्टि में। अब असभ्यता का शब्द जो है, असंसदीय शब्द, असभ्यता का पूर्वक अपमानजनक शब्द, चाहे वो सोनिया जी के लिए इस्तेमाल हो या नरेंद्र मोदी के लिए इस्तेमाल हो, वो बिल्कुल अनुचित है। जो मैंने राजनीतिक लोगों का अगर कहा है तो उसमें केवल मैंने कांग्रेस के लिए बात नहीं की, ये भाजपा के लोगों को भी चाहिए। आप संस्कार की बात करते हैं, वो संस्कार की बात करते हैं, चरित्र की बात करते हैं, आप दूसरों से अलग हटने की बात करते हैं, उसके बाद भी अगर आपके नेताओं के शब्द इस तरीके से अमर्यादित शब्द होंगे तो कहीं ना कहीं आपके संस्कारों पर और संघ की शिक्षा पर उस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। तो किसी के लगेगा। महत्वपूर्ण बात रमेश शर्मा जी के, मैं एक संक्षिप्त बातचीत डॉक्टर चिंतामणि मालवीय से फिर करना चाहूंगा, क्योंकि उनसे पहले बातचीत मेरी अधूरी रही। चिंतामणि जी, जानना चाहता हूँ, ये खड़गे जी के प्रति अचानक इतना प्रेम भारतीय जनता पार्टी का क्यों उमड़ रहा है? भाजपा के संदर्भ में आरोप रहा है ब्राह्मण बनियों की पार्टी रही है और वर्ग के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बेहद वंचित समुदाय अर्थात दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले, बेहद गरीब परिवार से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बन गए, बर्दाश्त नहीं हो रहा, परेशान हो गए, इसलिए उनके कही हुई हर बात पर विवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ और वजह है? थोड़ा बताइए ना, क्योंकि आप इन चीजों को बड़ी जल्दी पकड़ते हैं। अरे मेरी जाति को लेकर गाली दे दी गई, मेरी जाति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया, ये खड़गे जी पे बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो मैंने कहा पूछ तो लूं, कहीं आपका मन व्यथित तो नहीं हो गया अपने समुदाय के व्यक्ति को लेकर इस तरीके से घेराबंदी के संदर्भ में? देखिए, 10 बार विधायक रहे हुए, सांसद रहे हुए व्यक्ति और जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको अनुसूचित जाति के, मुझे लगता है कि ये भी एक प्रकार का जातिवाद है, इसे छोड़ना चाहिए। दूसरा विषय यह है कि उनको इस प्रकार इस कारण आलोचना नहीं की जा रही कि वो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। वो उन्होंने जो कुछ बोला है, जो समीक्षा पार्टी के अध्यक्ष को इस तरह की वाणी नहीं बोलना चाहिए, और वो भी कि हम केवल कांग्रेस ने बलिदान किया है बाकी किसी, क्योंकि उनके भाषा का जो स्वर है, जो संकेत है, वो इस तरह का आता है कि केवल हमने बलिदान किया है। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लाखों क्रांतिकारियों का भी अपमान है कि आपके यहाँ तो कुत्ता भी नहीं मरा। और दूसरा, मैंने बहुत प्रारंभ में कहा कि भाई जो हमारे वैचारिक सिस्टर्स है उनको लेकर के कुछ कहना, तो मैंने प्रारंभ में कहा कि संघ ने यह तय किया है कि संघ प्रत्यक्ष किसी आंदोलन में नहीं कूदेगा, क्योंकि उसे अपना विकास करना, विस्तार करना, और ये एक रणनीति हो सकती है, लेकिन स्वयंसेवक सब कुछ करेगा। सार रूप में मैंने वही कहा जो आदरणीय रमेश शर्मा जी ने कहा, जो आदरणीय डीके जैन साहब ने कहा, मैंने उसमें कह दिया 2 लाइन में कि स्वयंसेवक सब कुछ करेगा। तो स्वयंसेवक क्रांति भी करेगा, स्वयंसेवक अंग्रेजों से लड़ने के लिए हिंसक रास्ते भी अपनाएगा, लेकिन संघ नहीं अपनाएगा तो संघ की भूमिका को गौण कर देना यह अवमूल्यन है, ये गलत तरह की समीक्षा है, गलत तरह का मूल्यांकन है, और उन्होंने नहीं किया। अगर वो मूल्यांकन है, गलत तरह की समीक्षा है, भाषा के स्तर पर संयम रखना चाहिए। कैसी भाषा का इस्तेमाल अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया,
चिंतामणि जी का हृदय बहुत ही ज्यादा द्रवित है डॉक्टर अजय उपाध्याय, पर मैं वापस लौट कर आता हूँ। चिंतामणि जी ने तो कह दिया जो 10 बार विधायक रह लिया उसकी जाति के संदर्भ में क्या उल्लेख करना, ये अपने आप में जाति बात। मैं चिंतामणि जी के इस तर्क को अंगीकार करते हुए आपसे सवाल करता हूँ कि उम्र के 8 दशक पूरे कर चुके खड़गे जी क्या अब इस देश को इसी भाषा में संबोधित करेंगे और इसमें आप लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे? क्या आपको भाषा के स्तर पर यही शब्द चयन बाकी रह गया? क्या जिस कांग्रेस पार्टी में विचारशील लोगों का जमघट लगा रहता था, वहां भाषा के स्तर पर और भावना के स्तर पर इस कदर दारिद्र्य आ गया है? ये सवाल है डॉक्टर अजय उपाध्याय। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जवाब देना हो सकता है आपके लिए तकलीफ दे हो, लेकिन फिर भी देश जानना चाहेगा कि क्या 137 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है अब देश के साथ संवाद इसी भाषा में करेगी? तो केवल अब गालियों की ही जगह बाकी रह गई है, बाकी तो सब स्तर पर आप आएंगे। और डॉक्टर साहब, पहले तो आज खड़गे जी के बयान से आहत भाजपा के साथियों से मैं पूछना चाहता हूं, जरा बताइए, जब अंग्रेजों की गुलामी से पूरा देश आहत था, उस समय आपके विचारधारा के लोग अंग्रेजों के साथ उनकी चाहत में खड़े थे, क्या ये कहां तक वचित था? आज जब मां भारती मैं रोकूंगा अजय उपाध्याय, इतना जनरलाइज करके स्टेटमेंट नहीं हो सकता। रमेश शर्मा जी ने तथ्यों के साथ में कुछ नामों का उल्लेख किया, ये बताने की चेष्टा की कि ये सब जो जंग संघ या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, इनकी आजादी के आंदोलन में क्या भूमिका थी। चाहे उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे के संदर्भ में बताया, चाहे उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के संदर्भ में बताया, और भी तमाम नाम हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है। तो आप एक सार्वजनिक रूप से स्टेटमेंट दें, आप पहले ये बता दें कि वो कौन से नाम आपके पास है जिनको आप अंग्रेज परस्त करार दिए रहे हैं। और मैंने फिर सवाल किया, अगर अंग्रेज परिस्थिति की बात आएगी तो दादा भाई नौरोजी से लेकर गोपाल कृष्ण गोखले और यहां तक कि महात्मा गांधी भी अंग्रेज परस्त करार दिए जा सकते हैं। अंग्रेजों के राज में सेना की भर्ती के लिए अभियान चलाने का काम तो गांधी जी ने भी किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनकी बाकायदा भूमिका थी। देखिए, जब राष्ट्रीय आंदोलन पीक पे था, राष्ट्रीय आंदोलन का एक डायरेक्शन था, जब गांधी जी ने भी ये स्वीकार किया था, भारत छोड़ो आंदोलन तो गांधी जी ने ही शुरू किया था। मुझे नहीं लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया होगा, सावरकर जी ने, हेगड़ेवार जी ने दी। इतिहास कोई नया पढ़ाया जा रहा हो तो बात अलग है, हमने तो अभी तक यही पढ़ा है। अब आंदोलन में हम भी नहीं थे तो शायद हम भी नहीं जानते हैं। चिंतामणि मालवीय जी भी नहीं रहे होंगे उस आंदोलन में। अब ये कल को कहें कि सावरकर जी ने ही शुरू किया था या हेगड़ेवार साहब ने ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था तो बात अलग है। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू जब किया गया, उस समय ऐसी परिस्थिति में आरएसएस के लोग कहते हैं कि नहीं, आप जो है अंग्रेजों के सेना में सम्मिलित। मैं सिर्फ दो तीन उदाहरण जल्दी से मैं देना चाह रहा हूं। डीके जैन साहब ने कई बार उनसे आपने प्रश्न किया और वाकई एक संघ के बड़े विचारक हैं। इतना बड़ा विचारक भी होकर भी उस तथ्य को नहीं रख पाए आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने, कि कोई बड़ा आंदोलन जो सक्रिय आंदोलन दिखता हो आरएसएस का या हिंदू महासभा का, जो अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन रहा हो। कोई ऐसा बड़ा नेता, कोई स्थान नहीं उस समय। जो यदि देखी जाए तो इस विचारधारा को कौन प्रोपोगेट कर रहे थे? दीनदयाल उपाध्याय जी की बात है। दीनदयाल उपाध्याय जी उस समय 29 वर्ष के थे। भारत जोड़ो आंदोलन जब था तो छोड़ो आंदोलन जब अंग्रेजों के विरुद्ध चल बहुत रहा था। विनम्रता से डॉक्टर अजय उपाध्याय आपको बीच में रोकूं, इस भूमिका के संदर्भ में तो हम बात कर चुके, पर इस बात को समझाने के लिए सार्वजनिक मंचों पर क्या कुत्ते का जिक्र जरूरी है, ये सवाल है। क्या इस देश को आप अपने विचारों के साथ खड़ा करने के लिए भाषा के स्तर पर इतना नीचे गिरकर ही उम्मीद कर रहे हैं कि देश के लोग समझ सकते हैं? आपके पास कोई और बेहतर शब्द चयन, कोई और बेहतर भाव या और बेहतर भाषा नहीं हो सकती? ये सवाल है अजय उपाध्याय जी, इसके संदर्भ में कुछ कहिए ना। भले ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पर आप कांग्रेस के कार्यकर्ता बाद में, इस देश के नागरिक पहले हैं। मेरा सीधा सवाल है, क्या इस देश की 135 करोड़ आबादी को समझाने के लिए देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास यही शब्द बचे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भाजपा के लोग मां भारती की विभागीय खंडता पर हो रहे प्रहारों से, मां भारती के सच्चे सपूत जो सैनिक शहादत हो रहे हैं, उससे आहत नहीं हो रहे हैं। मगर उनके कुत्तों के संदर्भ में सवाल कर दिया जाए तो उससे भी आहत हो जा रहे हैं। आश्चर्य लग रहा है। खड़गे जी ने बेहद प्रासंगिक सवाल खड़ा किया है। आज जब भारत की विभागीय अखंडता पर प्रश्न आ रहा है, उसके लिए चर्चा हम चाह रहे हैं। जिस तरह से पहले गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया था अंग्रेजों के द्वारा,
आज चाइनीज जो है जिस तरह सीमा में घुसपैठ बार बार कर रहे हैं, यदि ऐसे प्रश्न किए जा रहे हैं तो इतना तिल मिलाने की क्या जरूरत है? हमने तो ये बड़े प्रश्न किया है। महत्वपूर्ण बात की है डॉक्टर अजय उपाध्याय ने, एक अलग दृष्टिकोण देने की कोशिश की। इसके लिए डॉक्टर चिंतामणि, ये जो बवाल आप काट रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के संदर्भ में, जिनकी आप कोई हैसियत भी नहीं मानते, जिनके निर्वाचन को भी आपने ये कह दिया था कि ये तो केवल औपचारिकता है, दरअसल होना जाना तो कुछ नहीं है, पूरा गांधी परिवार को ही चलाना है। उन खड़गे जी के एक बयान को आप इतना महत्वपूर्ण मान लिए कि संसद के दोनों सदन ठप कर दिए। वाकई आप खड़गे जी के बयान से आहत हैं या चीन को लेकर जो सवाल कांग्रेस उठा रही है उस पर संसद में चर्चा चाह रही है, उससे बचने के लिए रास्ता निकाला हुआ है? सवाल है चिंतामणि जी, देश की सीमा से जुड़े हुए मसले पर आपको चर्चा महत्वपूर्ण नहीं लग रही? 70 साल पुराने किसी मसले पर एक राजनीतिक सभा में दिए हुए भाषण को आप महत्वपूर्ण मानते हैं? थोड़ा बताइए ना। देखिए, माननीय रक्षा मंत्री जी अपना वक्तव्य दे चुके हैं। इसके पहले भी जब कोई घटना हुई तब रक्षा मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दे दिया, लेकिन 2013 के पहले कांग्रेस की सरकार में जब इस तरह का जो कुछ हुआ था तब किसी भी मंत्री ने कोई वक्तव्य कभी नहीं दिया। तो इसलिए ज्यादा पारदर्शिता आज है बजाय पहले के। अब आप चर्चा कराना चाहते हैं ये, और चर्चा का भी अपना एक तरीका है। जो बिजनेस है संसद का, सदन का बिजनेस खत्म हो जाने के बाद चर्चा होती है। आप अपना प्रॉपर नोटिस दीजिए, लेकिन आप कहें नहीं अभी बिजनेस रोको और चर्चा करें, तो ये तो उचित नहीं है। चर्चा करने से सदन तो चर्चा के लिए है। रमेश जी, मेरा आपसे सवाल है, डॉक्टर अजय उपाध्याय ने एक महत्वपूर्ण बिंदु के संदर्भ में ध्यान दिलाया। ये सारा बवाल इसलिए है कि दरअसल चीन के मसले पर संसद में चर्चा चाही जा रही है। उस चीन के मसले पर चर्चा जरूरी नहीं लग रही पार्टी को, या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये एक नाजुक मसला है जिसमें शायद उसे जवाब देना भारी हो, इसलिए खड़गे जी को कुत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण लग गया और उसके आधार पर देश की सबसे बड़ी पंचायत का काम ठप हो गया। इस नजरिए के संदर्भ में, इस दृष्टिकोण के संदर्भ में जो अजय उपाध्याय ने दिया है, आपका नजरिया? देखिए, मेरा नजरिया, यद्यपि मैं इस तरह की जो कुत्ता जैसी उपमा है इसके बिल्कुल समर्थक नहीं हूं, लेकिन इस एक बात पर संसद की कार्रवाई रोक दी जाए या संसद में हंगामा कर दिया जाए या उस पर कोई कार्रवाई ना हो, मैं इसके भी समर्थन में नहीं हूं। कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता भारतीय जनता पार्टी को भी निकालना था कि इस बयान का विरोध होता, चूंकि ये बयान आम सभा में दिया गया है तो इसमें देश भर में वो आंदोलन कर सकते थे, घेराबंदी कर सकते थे, लेकिन संसद की कार्रवाई में या विधानसभा की कार्रवाई में करोड़ों रुपया खर्च होता है। लोग जानना चाहते हैं जनहितैषी, वो कार्रवाई चलते ही उस कार्रवाई में बाधा नहीं होना चाहिए थी। प्रतीक के रूप में आप एक बात कह देते, दो बात कह देते, प्रतीक के रूप में कह करके संसद की कार्रवाई को होने देना चाहिए थी, ऐसी मेरी राय है। तो इस विषय में रमेश शर्मा जी तो बहुत स्पष्ट हैं कि संसद की कार्रवाई को कतई इस विवाद के चलते तो रोका जाना नहीं चाहिए था। और ये बात कह किसके संदर्भ में रहे रमेश शर्मा जी? देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के संदर्भ में, जिसकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि संसद की कार्रवाई यथासंभव निर्बाध रूप से चले। बहरहाल मेरे साथ में जैन साहब है, उनसे पूछने के लिए मेरे पास एक अलग सवाल है। जैसा लंबे समय से इस देश में संघ की आजादी के आंदोलन में भूमिका को लेकर प्रश्न खड़े किए जाते हैं, संघ के पास तो इतना साहित्य है, इतना कुछ बताने के लिए, कि आपको नहीं लगता है कि एक किताब या एक दस्तावेज संघ के स्तर पर निकाले जाने की जरूरत है जिसमें आजादी के आंदोलन में संघ की भूमिका को स्पष्ट तौर पर बताया जा सके? क्या आपको नहीं लगता है कि खड़गे जी के इस बयान ने अब आपके लिए एक बार विचार करने के लिए बाध्य कर दिया है कि ऐसा कोई दस्तावेज, ऐसी कोई किताब प्रामाणिक रूप में सार्वजनिक रूप से लाई जाए? देखिए, मेरे हाथ में एक पुस्तक है जिसका नाम है स्वतंत्रता सेनानी ग्रंथमाला। इसके लेखक हैं श्रीमान फूलचंद जैन जी और संपादक रहे हैं मस्तराम कपूर साहब। ये 11 खंडों की बृहद पुस्तक है और इसके अंदर लगभग 50,000 से ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम, पते और वो किस जेल में रहे, कितनी अवधि तक उन्होंने जेल यात्रा की, क्या क्या कष्ट सहे और किस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में अपना सहयोग दिया, इसकी विस्तृत जानकारी इस पुस्तक में है। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, स्वतंत्रता सेनानी ग्रंथमाला 11 खंड की है और इसके लेखक फूलचंद जी जैन और मस्तराम कपूर जी है। तो इसमें पूरे 50,000 के लगभग जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उन सबको कांग्रेसी कह देना, या मेरे परदादा लाला हुकमचंद जैन जिनको फांसी हुई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में, मेरे स्वयं के परदादा थे, वो तो कांग्रेसी नहीं थे,
अब उनको कांग्रेसी कह देना और ये कह देना कि साहब उनका तो कोई गैर कांग्रेसियों का कोई योगदान ही नहीं रहा। भाई परमानंद जी जैसे बड़े बात कही किसने कि गैर कांग्रेसियों का योगदान नहीं रहा? ये बात को किसी दूसरी तरफ ले जाना है। कांग्रेस का ये कहना है कि जिस कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही बताया जाता है, जिस कांग्रेस की देश के प्रति निष्ठा को लेकर संदेह व्यक्त किया जाता है, जिन कांग्रेसियों के संदर्भ में उनके देश प्रेम पर सवाल उठाए जाते हैं, उसकी पैरवी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि हमारा तो इतिहास है, इस देश की आजादी के लिए हमने खून बहाया है, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है। खड़गे जी ने या कांग्रेस के किसी नेता ने ये नहीं कहा है कि केवल हमने ही किया है, पर साथ ही उन्होंने सवाल उठाया है कि तुम जो हमसे सवाल करते हो, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी, आपका जो पैतृक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसने क्या किया है। अभी भी आप हमें ग्रंथ का उल्लेख करके बता रहे हैं और मैं आपसे पूछ ये रहा हूं कि आपको नहीं लगता है कि संघ की भूमिका, स्वयंसेवकों की भूमिका की बात नहीं हो रही, संघ की भूमिका के संदर्भ में कोई दस्तावेज आना चाहिए जिससे ये स्पष्ट हो सके कि आजादी के आंदोलन में संघ ने कोई भूमिका निभाई या नहीं निभाई। इस विचार के संदर्भ में जैन साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से इस संदर्भ में भी पुस्तक लिखी गई है राकेश सिन्हा जी के द्वारा। पिछले कुछ दिनों पहले ही वो पुस्तक प्रकाशित हुई थी और बार बार इस प्रकार के इस बात को प्रतिपादित कर देना या इस पर जोर देना कि संघ का कोई योगदान नहीं रहा, ये इस ओर इंगित करता है कि कांग्रेस स्वयं सत्ता प्राप्त करना चाहती है। ये देश को एक तरह से भावनात्मक रूप से और स्वतंत्रता संग्राम के नाम पर ब्लैकमेल करके सत्ता पर काबिज बने रहने की एक प्रयास है, ये इसके अलावा और कुछ नहीं है। जिस पीढ़ी ने बातचीत के मर्म में पहुंचे तो जिस बात से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी उसी मुकाम पर आकर हम इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं कि दरअसल वर्तमान में जो राजनीति में सक्रिय पीढ़ी है उसका इस देश के अतीत के गौरव से बहुत सरोकार नहीं है। हम सत्ता में कैसे रहें या हम सत्ता में कैसे आए, इसकी होड़ा होड़ी में अपने पूर्वजों को ही कलंकित करने के लिए जो ये अभियान चल निकला है, अब इसे रोका जाना नेताओं के बूते नहीं बल्कि जनता के बस की ही बात है। इसका प्रतिकार जनता के स्तर पर ही होना चाहिए। जनता ही अगर ये प्रतिक्रिया दे कि आप हमारे अतीत के मान्यताओं को लेकर इस तरीके से मूर्ति भंजन का अभियान चलाएंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शायद ये प्रतिकार ही अब आने वाले समय में इस संस्कृति को रोक पाएगा। अन्यथा हम आने वाले समय में देखेंगे कि जिनको हम नायक मानकर बड़े हुए हैं उन सबको आने वाले समय में खलनायक के तौर पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा और जो सत्ता में आएगा वह दूसरे पक्ष को खलनायक बताता रहेगा। नतीजा क्या होगा? इस देश में नायक कोई रहेगा ही नहीं, जिसको देखेंगे वो खलनायक के तौर पर ही नजर आएंगे। क्या राम के देश में रावण की स्तुति के इस प्रयासों को हमें सराहना चाहिए? इस पर विचार करना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इसी बात को समर्पित है। हमारा आज का शेर ये कहता है कि फिक्र मत कर जिक्र मत कर दुआ सलाम तो रहने दे। फिक्र मत कर जिक्र मत कर दुआ सलाम तो रहने दे, रंजिश में ही सही तेरी जुबां पर मेरा नाम तो रहने दे। ललित उपमन्यु ने कितनी भावनाओं के साथ अपने मनोभाव को व्यक्त किया है। हम इस देश के राजनीति में सक्रिय तमाम राजनेताओं से भी यही गुहार करते हैं, बख्श दीजिए देश को। आप अपनी लड़ाई अपनों के बीच में लड़िए, पर हमारे पूर्वजों को उसमें किरदार बनाकर प्रस्तुत मत कीजिए। देखें हमारी ये गुहार देश के वर्तमान राजनेताओं को कितनी राहत आती है। बहरहाल अब इसके साथ मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं विषय के साथ।